Hello guys, today we are going to discuss the 2024 GS paper and the smart elimination techniques that can be applied to it. We can also call them as logics, tricks or in देसी language we call them तुक्के. आपने तुक्के वर्ड तो सुना ही होगा और हैक्स. ओके, ये दोनों भी बहुत फेमस वर्डिंग है जो स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स और वी आल्सो कॉल देम इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं. माय ब्रीफ बैकग्राउंड इज माय नेम इज तुषार गांगुडे. आई हैव क्लियर्ड 4 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स and 3 UPSC forest prelims. I have also appeared for UPSC CSA interview in 2023. I have already conducted Nirvana course in previous year in 2025 और हमने वहां पे मतलब जीएस के 44 क्वेश्चंस मतलब एज इट इज तो नहीं बोल सकते लेकिन अराउंड 40 प्लस क्वेश्चंस जो कि हमारे ट्रिक से सॉल्व हो सकते थे ऐसे देखे हैं. और सीसेट में 24 आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस ऐसे थे सीसेट कॉम्प्रहेंजन के जो हमारे ट्रिक से इजीली सॉल्व हो रहे थे और बहुत सारे बच्चों का जो सीसेट का हर्डल था वो क्लियर हो गया इस कोर्स की वजह से. सीसेट निर्वाणा. तो सीसेट कॉम्प्रहेंजन इज अ की टू अनलॉक द सीसेट पेपर. जो बच्चे होते हैं ना जिनका सीसेट 66 मार्क्स भी नहीं ले पाते उनके लिए ये एक गोल्डन की है. सो वॉच द डिस्कशन एंड सेव योर ईयर द प्रीशियस ईयर 2026. अब देखो 2025 का जो डिस्कशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है और जो भी सीसेट के लेक्चर्स है उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए तो आप उन्हें देख सकते हो. और जो भी बच्चे ये जो निर्वाणा कोर्स है उसे परचेस करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है. आप जो भी बच्चे परचेस करेंगे उनको इस कोर्स में क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है. तो वहां पे आपको जीएस के 2011 से 2025 तक अराउंड 15 लेक्चर्स मिलेंगे विथ पीपीटीज. ओके, और सीसेट के आपको 2015 से जहां से एक इंपॉर्टेंट सीसेट कॉम्प्रहेंजन का एक नया पैटर्न शुरू होता है वहां से 2025 तक 11 लेक्चर्स मिलेंगे और उसके साथ ये पीपीटीज में मिलेंगे जहां पे हमने पूरा रफ वर्क किया है कि कैसे क्वेश्चंस में वर्ड्स आइडेंटिफाई किए वगैरह वगैरह. ओके, और उसके बाद मिलता है आपको 2 पीडीएफ्स जहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि मैंने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने वो लिस्ट बनाई है. हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है जीएस के और हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है सीसेट के. अगर आप वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करोगे और एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपका प्रीलिम्स सीसेट एज वेल एज इजीली सॉल्वेबल हो जाएगा. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर इज कि यहाँ पे हम विथ प्रूफ्स डिस्कस करते हैं. विथ प्रूफ्स, विथ लॉजिक्स, एविडेंसेस एंड बेस्ड ऑन सम रीजन. सो ये कोई रैंडम गेसेस नहीं है जो आपको यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाएंगे. तो जो भी सीरियस बच्चे हैं वो इस लेक्चर को देख सकते हैं और मैं आपको वादा करता हूँ ये लेक्चर देखने के बाद आप डिसअपॉइंट नहीं होगी. ओके, ये 2024 का पेपर है जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है. यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि आपको ये जो ट्रिक्स है लॉजिक से वो नॉलेज अप्लाई करने के बाद ही अप्लाई करने. आपको पहले ट्रिक्स अप्लाई करके फिर नॉलेज अप्लाई नहीं करना. पहले नॉलेज अप्लाई करना है फिर उसके बाद ही लॉजिक्स अप्लाई करने हैं. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो 2024 पेपर का एनालिसिस देखते हैं हम. यहाँ पे अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे से वहाँ पे नॉलेज लग रहा था और ये था हमारा एरिया. अराउंड 50 to 53 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे लॉजिक्स अप्लाई हो रहे हैं. अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस टफ थे और उसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते थे. तो यहाँ पे देखिए मोर देन 50% पेपर अगर आपका लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व हो रहा है तो क्या दिक्कत है. नॉलेज तो आपको सिर्फ इतने मार्क्स देगा, लॉजिक देखो कितने दे रहा है. नॉलेज लीजिए इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इसको छोड़िए मत. अगर इसको छोड़ दिया तो प्रीलिम्स डिफिकल्ट हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं क्या है. ये पहले तो नॉलेज का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको लॉजिक्स अप्लाई नहीं करने. मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में फोकस कहाँ करना है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फोकस कहाँ करना है. फॉर एग्जाम्पल बाय वर्ड आ जाता है तो बाय वर्ड के आगे जो भी वर्ड्स आते हैं ना उन्हें केयरफुली रीड कीजिए. क्या है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. इन दोनों को एक दूसरे के साथ फ्लिप कर दिया है. यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होना चाहिए था, यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन होना चाहिए था. तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता लेकिन अभी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक हमारी ट्रिक है.
ये वर्ड सब्सटीट्यूशन की ट्रिक ऐसे ही काम करती है ना कि आपको ये जो है वर्ड, इसको इसके साथ सब्सटीट्यूट कर देती है या रिप्लेस कर देती है, और ये बहुत ईजी होता है एग्जामिनर के लिए स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाना। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो वर्डिंग है ना अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ये एक वेग वर्डिंग है, सब्जेक्टिव वर्डिंग है, किसी को पता नहीं अदर ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कौन से गैसेस, कौन से भी हो सकते हैं, कौन से भी हो सकते हैं, एग्जामिनर के माइंड में कौन से हमें क्या पता। तो जहां पे भी ऐसे वेग वर्डिंग आती है ना वो करेक्ट होती है। यहाँ पे दिखा है देखो, इन द एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स, गुड की क्या डेफिनेशन है भाई, 1%, 15%, 50%, 60%, 80%, 100%, गुड की क्या डेफिनेशन है कोई, ये वर्ड भी फेक है, सब्जेक्टिव है, और ऐसे वर्ड्स जिस स्टेटमेंट में आते हैं वो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ जहां पे भी ऐसा स्टेटमेंट वाला सवाल आता है ना, ये इजी पैटर्न होता है, आपको अगर एक स्टेटमेंट भी पता चल गई ना कि ये इनकरेक्ट है तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है, आपको कोई एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे थीम भी बताते चल रहा हूं मैं बीच बीच में, हर क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न्स पे आते हैं उनकी थीम बता दें। ये विंड पैटर्न पे क्वेश्चन था तो विंड पैटर्न अच्छे से कर लीजिए। ओके, पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे तो नॉलेज का क्वेश्चन है, ट्रिक्स पे अप्लाई होते नहीं है और अप्लाई करने भी नहीं है, होते भी है तो भी अप्लाई नहीं करने, तो आगे देखते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन का थीम है पॉल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेस एंड बाय प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ समथिंग, ये कुछ भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन पूछ लिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको एक रिस्क लेनी है, ऑल ऑफ द अबव मारना है, आप अपना नॉलेज अप्लाई मत कीजिए। इफ यू आर 100% श्योर देन ओनली अप्लाई योर नॉलेज, इफ यू आर 99% और 1% इन डाउट तो आप अपना नॉलेज अप्लाई मत कीजिए। जहां पे भी प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, हमेशा राइट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपका लॉजिक बताता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। अब देखिए ये वोल्केनिक इरप्शंस कितने बड़े बड़े होते हैं, अगर मान लीजिए 0.00001 मिलीग्राम भी पायरोक्लास्टिक डिब्रिज बाहर आ गया तो ये तो सही हो गया ना। सेम एश एंड डस्ट के लिए, सेम नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए, सेम सल्फर कंपाउंड्स के लिए, पोल्यूटेंट्स के क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होता है, उनके सोर्सेस के क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं हम कैसे, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड है और ये लो हैंगिंग फ्रूट से, LHF लो हैंगिंग फ्रूट, ज्यादा बड़ी जंप मारने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठिए, इनको बटोर लीजिए, टोकरी में डाल लीजिए और मेंस को चले जाइए, बस खत्म। तो ये ध्यान में रखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ समथिंग और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ समथिंग आर ऑलवेज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो ये क्वेश्चन लॉजिक का नहीं है, नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें जो पैटर्न है वो आगे रिपीट होगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पैटर्न है। पहले तो स्टेटमेंट लॉजिक की, इसमें वो इसमें नॉलेज की, इसमें कोई लॉजिक अप्लाई होता नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, थीसिस वर्ड में आपको बहुत बार यूज करूंगा। क्या होता है इस थीसिस स्टेटमेंट, यहाँ पे जो लिखा होता है ना क्वेश्चन में या यहाँ पे, वो होता है थीसिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फरेंस और इन्फरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये दो है, आइसोथर्मल मैप्स जनवरी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, क्योंकि अगर इसमें आप गलत हो गए ना तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या। ये वर्ड सब्सटीट्यूशन का अब भी हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फिर से रिपीट हो गया। वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है ना, यहाँ पे जो वर्ड रिप्लेस किए जा सकते हैं उनके अपोजिट वर्ड से, वो स्टेटमेंट्स गलत होने के चांसेस बहुत हायर होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर वार्म लिख दिया, यहाँ पे वार्म अप लिख दिया, हो गया ना स्टेटमेंट सही। ऐसा ही है, देखो कोल्ड, वार्म, हाई, लो, इसकी लिस्ट है मेरे पास, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। स्टेटमेंट देख के पता चल जाएंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट में कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ एग्जामिनर हमें गलत करवाएगा, और आप जब बुक पढ़ोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन रैंडम थीम में से था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है। यहाँ पे लॉजिक जो अप्लाई होता है ना वो ऑड वन आउट का होता है, या यूनिक वर्डिंग कह सकते हैं। यूनिक का वही होता है ना कि वो बाकी 4 ऑप्शन से अलग है, ऑड वन आउट है तो हम उसे यूनिक भी कह सकते हैं, ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट के इस आईटी के बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि ये रिस्की है, बट आई विल से इट विल हेल्प यू टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल इस पेपर में अराउंड 5 क्वेश्चन थे ऐसे जो मैंने इस लॉजिक को अप्लाई किया था, उसमें से मेरे 3 करेक्ट हो गए थे और 2 इनकरेक्ट हो गए थे। तो देखते हैं, 3 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, 6 मार्क्स
1.32 मार्क्स माइनस 4.68 फ्री के मार्क्स हैं, बटोर लो। इससे लॉजिक लगाओ भाई और आपके सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है वर्ड ऑन आउट या यूनिक। यहाँ पे पूछा है 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए सिंपल, अल्जीरिया आपको पता होगा, मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया, घाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये कंट्रीज के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। लेकिन ये कोट डी आइवोर, इसका नाम कितने लोगों ने सुना होगा? मैं कहूँगा कि लेस देन 1% लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और सुन के भी क्या करोगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये लिखना कितना डिफिकल्ट है ना, ये लिखना डिफिकल्ट है। क्यों लिखेगा एग्जामिनर ऐसा नाम? या तो वो आंसर है इसलिए लिख रहा है, या एग्जामिनर बहुत ही मतलब डेंजरस है इसलिए लिख रहा है। तो हमें एग्जामिनर के डेंजरस के साथ कुछ करना नहीं है, आंसर है इसलिए करना है, बस हो गया। रिस्क की तो कुछ है नहीं, फिर भी बोल दिया मैंने रिस्की है थोड़ा। आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नॉलेज का क्वेश्चन था, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है ना, इससे पेयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 3-3 4-4 पेयर, यहाँ पे रिपीटेशन का लॉजिक अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घाघरा है, घाघरा है, गोमती है, गोमती है, गोमती गोमती, घाघरा घाघरा, गंडा गंडा, कोसी कोसी, कहाँ पे लॉजिक अप्लाई करो? ये पैटर्न तो रिपीटेड ही नहीं है, कुछ ज़्यादा रिपीटेशन ही नहीं है, सेम रिपीटेशन है। तो आप कौन सा स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे? इसकी जो थीम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन रिवर सिस्टम एंड इट्स मैपिंग और इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है विथ मैपिंग। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी नॉलेज का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी मैं आपको सेम बताऊंगा कि कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स आपको आगे हेल्प करेंगे, आगे की जो ट्रिक्स है वहाँ हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपको ये वर्ड्स हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसका थीम है वाटर, वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर रिलेटेड बॉडीज, वाटर रिलेटेड एक्ट्स, पॉलिसीज पूछे जाते हैं, स्कीम्स ये पूछे जाते हैं। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट थीम है। कुछ स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वीजिंग, वन ऑफ द, वेरी मॉडरेट वर्ड, वेरी जनरल स्टेटमेंट। वन ऑफ द मतलब बहुत सारे रीजन में से कोई एक रीजन हो सकता है ना, क्या इशू है? इसे तो बोला कि यही मेन रीजन है, इसी की वजह से होता है, ऐसा बोल दिया होता तो गलत होने के चांसेस हायर होते। लेकिन वन ऑफ द जब बोल देता है ना, तो गलत होने के चांसेस बहुत लो हो जाते और राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेम अप्लाइज टू रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब सिंपल सी बात है, रेन कहाँ आता है, कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है। एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ये तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये तो अराउंड 21% है ना, मिक्स तो होगा। और अगर एटमॉस्फेयर में ही है और ये 0 पॉइंट कुछ तो है, मुझे अभी याद नहीं है कितना है एग्जैक्टली, लेकिन ये एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिक्स होगा ना। और ये कंटेन्स जो वर्ड है ना, ये हमेशा राइट होती है, आप लिख लीजिए, क्योंकि जिस स्टेटमेंट में भी ये वर्ड आता है वो स्टेटमेंट राइट होते हैं। ओके, जहाँ कंटेंट दिख जाए, आपको पता नहीं है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपके नॉलेज के हिसाब से, और कंटेंट्स दिख जाए तो राइट कर दीजिए। ओके, हो गया राइट। और आगे लिखा इवन स्मॉल क्वांटिटी विल मेक स्टेटमेंट राइट। तो मैंने आपको ऊपर भी बोला 0.00001 मिलीग्राम क्वांटिटी भी अगर मिल जाए ना तो भी राइट हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट राइट होते हैं। ओके, हो गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड मैपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेरी अच्छी थी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं वर्ल्ड मैपिंग की भी सीरीज लूंगा। वर्ल्ड मैपिंग के मेरे क्वेश्चंस अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे 9 तो सॉल्व हो ही जाते हैं। इतना अच्छा वर्ल्ड मैपिंग मैंने किया था, डीप वर्ल्ड मैपिंग किया था। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है। पहले तो यहाँ पे जर्मनी, नॉर्वे, ये नॉर्थ सी के बारे में पूछा है ना इन्होंने। अगर फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन टफ था, क्योंकि डिफिकल्ट था यहाँ पे मैप देखना वगैरह, कौन से कंट्री, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है। रशिया का भी एक पार्ट है ना वहाँ पे, फिनलैंड भी वही पास में है। तो अगर आपकी वर्ल्ड मैपिंग अच्छी नहीं है और आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं हम ये लॉजिक 2 आउट ऑफ 4। ये आपको लास्ट रिजॉर्ट में यूज़ करना है, फर्स्ट रिजॉर्ट में नहीं करना। फर्स्ट तो नॉलेज है, सेकंड IET है, उसके बाद आता है ये लॉजिक, तब यूज़ करना है, उसके पहले यूज़ नहीं करना। लास्ट IET खत्म हो गया ना, उसके बाद करना ही ये। ओके, ये 9th नंबर का जो क्वेश्चन था ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। ओके, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई
इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई होती है ना। आप ये नॉलेज, इतना डीप नॉलेज कहाँ होता है, मतलब ये छोटे छोटे रेनफॉल है, वाटरफॉल है, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये ना एनसीईआरटी में एक आधा मिल जाएगा आपको कहीं पे, लेकिन पूरे के पूरे तो नहीं मिलेंगे। और इतना पढ़ना भी नहीं होता, प्रीलिम्स निकालने के लिए इतना पढ़ना नहीं होता, मैंने भी नहीं पढ़ा है। फिर भी मेरा स्कोर इस साल 112 था, अराउंड 15 to 17 मार्क्स आगे था मैं कट ऑफ से। कोई इशू नहीं था फ्रेंड्स, मेरा फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया होगा इस साल। ये क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करना है जब आपका अटेम्प्ट लो हो, 85 से नीचे हो। और अगर आपको अटेम्प्ट ही करना है तो यहाँ पे आप 3 स्टेटमेंट है तो उसमें से 2 चूज कर सकते हो, 2 आउट ऑफ 3। ये भी लास्ट रिजॉर्ट की ही टेक्निक है, क्योंकि इसकी सर्टेनिटी ज़्यादा है। मोर देन 60% टाइम्स 2 आउट ऑफ 3 करेक्ट होते हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसका आंसर लेकिन डिबेटेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये देख लेते हैं। इसका जो थीम है वो वर्ल्ड मैपिंग है। वर्ल्ड मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होनी चाहिए। अच्छे से वर्ल्ड मैपिंग कर लो, इंडिया की मैपिंग भी अच्छे से कर लो, हिल्स कर लो, रिवर्स कर लो, सब कर लो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आपको पता होनी चाहिए कौन से स्टेट में है, कहाँ लोकेटेड है, किसके पास क्या है, वगैरह वगैरह। ये वर्ड सब्सटीट्यूशन का देखा ना, ऊपर भी 2 क्वेश्चन में आया, अब भी आ गया। क्या है यहाँ पे बोला है रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन। ओके, सेंट्रल एशिया वॉस्डेस फोल्ड माउंटेन्स, यूरोप आल्प्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका एपेलेशियंस फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। अब सिंपल सा देख लीजिए, यहाँ पे 4 पेयर्स है, जहाँ पे भी 4 पेयर्स है ना, तो एग्जामिनर का क्या होता है ना, वो 2 पेयर्स सही दे देता है और 2 पेयर्स फ्लिप कर देता है, तो गलत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये वॉजेस ब्लॉक माउंटेन है, सेंट्रल एशिया में ही आता है, हो गया, सॉरी ये सेंट्रल एशिया में नहीं आता, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है, फ्लिप कर दिया और ये दोनों सही दे दी, इसलिए 4 में से 2 सही होते हैं। आपको पता चल गया रीजन क्यों होता है 2 स्टेटमेंट सही 4 में से। ये लॉजिक है उसका कि वो 2 स्टेटमेंट फ्लिप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, ये आगे भी देखेंगे आप, वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से कर लो और ये लॉजिक आप हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो। इस क्वेश्चन का थीम रैंडम था, ये कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है, रिपीटेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये कोई पढ़ता नहीं है। ओके, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इन द रिसेंट पास्ट व्हिच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं डॉनी पोलो एयरपोर्ट, ये तो इतना डिफिकल्ट है यार, क्या है, क्यों लिखेंगे यार ऐसा। ये देखो ये नाम कैसे सुने सुने हुए, जहां भी ऐसा नाम आ जाए ना उसको करेक्ट पकड़ लो। 2 तो चला गया, बी और डी तो चला गया। अब देखो यहाँ पे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे भी ऐसी सेम वर्डिंग आ जाए ना स्टेटमेंट में, उसमें से एक को सही पकड़ लो, एक को गलत पकड़ लो। मतलब ये अप्लाई होता है कि एक सही होता है, एक गलत होता है, लेकिन कौन सा सही कौन सा गलत ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं सब में। सो 2 and 3 चला गया, 1 2 3 भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे 2 and 3 है, यहाँ पे 2 and 3 है, ये दोनों चले गए। 50-50 तक तो हम वैसे भी पहुंच गए। अगर आप 50-50 तक पहुंच गए तो आपको ये क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट ही करना है, छोड़ना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। ओके, आगे देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, ये क्वेश्चन था, नॉलेज का क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वर्ड सब्सटीट्यूशन की ट्रिक आगे वाले क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी ये बताने के लिए यहाँ पे हाईलाइट किए कुछ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल डिक्रीजेस, इसको इंक्रीज के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, मैक्सिमम इसको मिनिमम के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मिनिमम लिख लेते ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, दूसरा भी, और सी हो जाता इसका आंसर। रिप्लेस कर दें इन्होंने, वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला था ना वाटर, ये इसका थीम भी वाटर है, मैं लिखना भूल गया शायद यहाँ पे, वाटर। वाटर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, मेंस में भी दिखेंगे, प्रीलिम्स में भी दिखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन, ये नॉलेज का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था। ये एग्जाम में क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने ये सभी जो फीचर्स है ना मैच होते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, लेकिन इसका आंसर था मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं तो बोलूँगा 99% लोगों ने इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही इसका आंसर लिखा था, लेकिन वो रॉन्ग था, उसका आंसर डी था। लेकिन इसमें जाते नहीं हम, ये नॉलेज का पार्ट है। आगे देखते हैं नॉलेज का क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफिक फिनोमिनॉन के बेसिस पे ये पूछा गया है। वो ये इसके साइक्लोन वगैरह जो आते हैं, कोरियोलिस उसको हेल्प करता है। ये जो रिप्लेसेबल वर्ड है, इंक्रीजेस, इंक्रीज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये ध्यान में रखिए, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होते नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। ये भी नॉलेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल था। यहाँ पे भी देखिए सेम वर्डिंग है, दोनों में से एक ही सही है, 2 सही है, 3 गलत है।
आगे देखते हैं। ये देखो, ये भी सेम ही नॉलेज का क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया ये क्वेश्चन, बहुत एक लाइन में आ गए सारे नॉलेज वाले। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, मैंने बोला था ना लॉजिक वाले नॉलेज वाले क्वेश्चन में लॉजिक अप्लाई नहीं होता। ये सबसे अलग था, यूनिक था, लेकिन आंसर ये है कॉन्गो, जो सबको पता है। ये होता है। और मैं आपको इस क्वेश्चन की खासियत बताने वाला हूँ। जहाँ पे भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाए ना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, कुछ भी छोड़ना मत इसमें से। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हर एक ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, थीसिस स्टेटमेंट पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, थीसिस स्टेटमेंट पढ़ो। 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि बहुत बार है ना क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं इसके। ओके, इन्होंने पूछा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, लेकिन इसका आंसर था कॉन्गो बेसिन। ओके, और इसका थीम था बायोम्स। ये पूछते रहते यूपीएससी इसके ऊपर। ओके, और पर्टिकुलर 70 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये लॉजिक का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू पर फ्लूरो अल्काइल and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statement। मैंने बोला था ना ये तीसरी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो भाई, छोड़ना मत इसको, बहुत अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। ये क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही है ना। हो गया सही, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं। एक स्टेटमेंट तो सही हो गया आपका, आप 33% प्रोबेबिलिटी हो गई आपके आंसर करेक्ट आने की, मतलब 3 में से 1 सही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा, PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट। अगर यहाँ पे इजीली होता ना तो वो एक्सट्रीम होता, नॉट इजीली है ना तो मॉडरेट हो गया। तो वर्ड्स को सिर्फ अपोजिट कर दो, मॉडरेट एक्सट्रीम में चले जाते हैं वर्ड्स। ये जो वर्ड है ना ये बहुत मॉडरेट वर्ड है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies। कैन मे माइट, बहुत मॉडरेट वर्डिंग है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, कैन मे माइट, बहुत मॉडरेट वर्डिंग है। जहाँ पे भी दिख जाए ना ये स्टेटमेंट होने के चांसेस, राइट होने के चांसेस हायर होते हैं। और दूसरी एक बात आप देखिए, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना ये इसका एक्सटेंशन है, नॉट इजीली डिग्रेडेड। अगर नॉट इजीली डिग्रेडेड होगा तो ये बायो अक्यूमुलेशन होगा ना। अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए। तो 2 और 3 तो साथ में आएंगे ही आएंगे, और हमें पता चल गया कि पहला भी सही है, तो डी आंसर हो गया आंसर डायरेक्टली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसका थीम है स्पीसीज इन द न्यूज। अब इन्होंने क्या पूछा है, थीसिस देख लेते हैं हम। पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है, देख लीजिए यहाँ पे, इसके कितने स्पीसीज होंगे, मिलियंस ऑफ होंगे, इसके मिलियंस ऑफ स्पीसीज, मिलियंस ऑफ स्पीसीज, मिलियंस ऑफ स्पीसीज, मिलियंस ऑफ स्पीसीज। इसमें से अगर एक भी पैरासिटॉइड हो गई ना तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो मैं आपको बोलूँगा जहाँ भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए ना कि इसमें से क्या बोलते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सारे करेक्ट होते हैं, ऑल 5। यहाँ पे वो 3 आउट ऑफ 5 का लॉजिक नहीं लगाना हमें, वो लास्ट रिजॉर्ट के लिए बचा के रखना है, अगर कुछ भी पता नहीं है तब लगाना है वो लॉजिक। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी स्पीसीज ऑन अर्थ आर स्टिल इनडिस्कवरेबल। हमने अब भी अमेजोन बेसिन एक ऑप्शन देखा, अमेजोन बेसिन में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जो हमने देखे नहीं आज तक। वो वर्जिन स्पीसीज बोलते हैं उन्हें, देखा भी नहीं है, किसी के कांटेक्ट में भी आए नहीं है, तो उसमें से निकल गया तो ये हमेशा चांस होता है, तो इसलिए यहाँ पे डी, येलो हैंगिंग डिस्क होती है। आगे देखते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन वॉज अ टफ क्वेश्चन आई से। ये आपको अगर ठीक है आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप करना चाहिए, नहीं तो आप लास्ट रिजॉर्ट में 2 आउट ऑफ 3 अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस केस में ये गलत हो जाता। ओके, आगे देखते हैं, ये स्पीसीज इन द न्यूज है ना, और उसका पर्टिकुलरली जो भी एनिमल स्पीसीज है या इंसेक्ट है या बर्ड है, उनका बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, बर्ड बिहेवियर, इंसेक्ट बिहेवियर, इसी के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, स्पीसीज इन द न्यूज, उस पर्टिकुलरली उसका एनिमल बिहेवियर। अब देखो क्या है यहाँ पे, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब देखो इस वर्मिंग कैटेगरी में कितने बर्ड से, एनिमल से, इंसेक्ट से हमें नहीं पता। ओके, तो जब इसी लंबी लिस्ट होती है ना और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें था, इसमें से है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होती है। जब लॉन्ग लिस्ट होती है, बहुत सारे नाम होते हैं उसमें, क्योंकि यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है हमसे कि आप इतना मत पढ़िए या फैक्चुअल डिटेल में जाइए, वो पीएससी वाले बंदे पढ़ लेते हैं ना,
उनका बहुत फैक्चुअल होता है पेपर। वो पीएससी वाले बंदों का काम है, यूपीएससी वाले बंदों का काम एनालिटिकल है। हम एनालाइज करेंगे, हम ऐसा फैक्चुअल काम नहीं करेंगे। डेटा एनालिसिस हम करते हैं, वो डेटा इकट्ठा करना, याद रखना उनका काम है। ओके, तो ये सही हो जाता है। और दूसरा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब देखो, पहले तो ये स्टेटमेंट निगेटिव साइन, मतलब निगेटिव साउंड करती है स्टेटमेंट, और निगेटिव साउंड करने वाले स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तभी ये लॉजिक अप्लाई करने है। अगर आपको पता है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज अ हर्बीवोर, तो क्या ही है फिर, तो मतलब इसको इनकरेक्ट कर दीजिए। अगर आपको पता है वो ओमनीवोर है, तो इसको करेक्ट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, स्पॉन्ज कैटर आर। ये क्वेश्चन होता है ना, ये डायरेक्टली अगर आपको पता होता है तो पता होता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे बीच का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन हमने बीच का रास्ता ढूंढ लिया है, वो है इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक। पहले तो इसकी थीम देख लेते हैं, स्पेसिस इन द न्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं दर साल। मैं तो बोलूंगा 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, तो आप स्पेसिस पे फोकस कीजिए। ओके, अब ऐसे टाइप जो वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या है ना, ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, याद भी नहीं रहते। तो इसमें क्या है ना, हमें वर्ड डिकोडिंग करनी है। अब देखो, फ्रॉग, हॉफर, पॉन्ड, स्केटर। स्केटर वो पानी के ऊपर होते हैं, देखो इंसेक्ट्स होते हैं। हॉफर, ग्रास हॉपर का नाम सुना होगा आपने। हॉफर इंसेक्ट है। वर्ड डिकोडिंग आ गया आंसर। कहाँ चाहिए नॉलेज। मैनी क्वेश्चन तो हमारे इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व हो रहे। देखो मैंने भी मेनी यूज किया, यहाँ पे भी मेनी आ गया। इस क्वेश्चन का थीम क्या है, पोल्यूशन एंड इट्स सोर्स। हमने ऊपर भी देखा। ओके, फिर से रिपीटेड हो गया। मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मेनी, हजारों टाइप्स की चिंगम होगी पूरे वर्ल्ड में, उनमें से मेनी मतलब 1%, 50%, 15%, 60%, 20, 30, कितने भी सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकते हैं। और ये कंसिडर्ड भी कौन कर रहा है, कुछ नहीं लिखा इन्होंने। वेग और सब्जेक्टिव वर्डिंग है ये। मैंने बोला था ना, वेग और सब्जेक्टिव वर्डिंग जहां पे भी आ जाए उसको करेक्ट कर दो। ओके, सेम, मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक। मैंने कंटेन वर्ड्स ऊपर ही हाईलाइट किया था ना, आ गया देखो, करेक्ट है। कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, ये करेक्ट वर्ड है भाई। इसको आपके डिक्शनरी में, आप एक डिक्शनरी बनाते चलिए। इनकरेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड, करेक्ट लॉजिक्स, इनकरेक्ट लॉजिक्स, जहां भी दिखे ना आपकी एक, मैं तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी डिक्शनरी बनाते चलिए। क्या होता है ना, जब आप खुद लिखेंगे, आपके नोट्स खुद बनाएंगे ना, तब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो देखिए, और ये स्टेटमेंट इसको मतलब एक्सप्लेन भी करता है। क्या है ना, प्लास्टिक एज गम बेस, प्लास्टिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सोर्स है ना भाई। हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में ना काम रहिए, शांत रहिए, और शांत रहने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन किया कीजिए। अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो क्या इशू है, बहुत सारे लोगों के प्रीलिम्स 1 मार्क से चले जाते हैं, 2 मार्क से चले जाते हैं, इवन पॉइंट से भी चले जाते हैं। तो उनके लिए हूं ना मैं कर रहा हूं ना ये मेहनत। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन, ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। ये से क्वेश्चन टफ होते हैं, ये हमें किसी भी बुक में नहीं मिलते। इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। ये क्वेश्चन हमें डराने के लिए ही रखे होते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर नहीं आता स्किप कर देना है। यहाँ पे क्या है ना, आप 2 आउट ऑफ 3 का लॉजिक्स लगा सकते थे, लेकिन गलत हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, या लास्ट रिजॉर्ट पे वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई होता नहीं। लेकिन लोड मत लीजिए, मुस्कुराइए। ऐसे क्वेश्चन तो डराने के लिए ही होते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो, यहाँ पे वन ऑफ द वर्डिंग आ गया, लेकिन उसके पीछे आ गया यूनाइटेड नेशंस, और जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन आती है ये गलत हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हमारी सुप्रीम और एडवांस ट्रिक है, ये गलत हो जाता है। ये गलत हो जाते ही सी तो चला गया। अब दूसरा देखते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर। ये वर्ड लिख लीजिए, जहां पे भी इंस्पायर, इन्फ्लुएंस, अफेक्ट, इफेक्ट, बियरिंग ऑन, इसी वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, वो स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। और आप ये भी देख लीजिए, अगर इसमें से कोई एक भी प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 3-4 फैक्ट्स दे दिए एक ही, और इतने मतलब सभी नाम मिलते जुलते हैं, देखो ना, तो एक तो हो ही जाएगा ना, तो इसको सही कर देते हैं। और तीसरे स्टेटमेंट, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शंस टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव एंड ऑफ ओपन डिफिकेशन।
ये जो एडजेक्टिव्स यूज करते हैं ना अटेंशन लेने के लिए, अटेंशन सीकिंग वर्ड कहते हैं इनको, या एक्सट्रीम वर्ड कहते हैं इनको, ये जिस भी स्टेटमेंट में आ जाए उस स्टेटमेंट को ये गलत कर देते हैं। मेन फोकस, ये ऐसा भी लग सकते थे ना, द फोकस ऑफ इट्स फंक्शन, लेकिन इन्होंने क्या, द मेन फोकस। वो बोल रहा है कि आओ मुझे करेक्ट करो, मुझे करेक्ट करो, लेकिन हमें उसको इनकरेक्ट करना है। और दूसरी बात, जहाँ पे भी फंडिंग की बात हो, फाइनेंसेस की बात हो, वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं कि ये इसको फाइनेंस करता है, ये इसको फंड करता है, इतने फाइनेंसेस प्रोवाइड किए गए, इतने फंड दिए गए, इतने दिए जाने वाले हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं। तो देखिए ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, रह गया 2, हमारा आंसर वही है 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये हमारी थीम एनिमल बिहेवियर से ही आता है, स्पीसीज इन द न्यूज। ओके, स्पीसीज इन द न्यूज में यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन देखो कितने क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन तो यही पे हो गए। लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, हमें नहीं पता, आगे चलते हैं। अनलाइक मोस्ट ऑफ अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोवर। अनलाइक मेल लायंस, मेल लिपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। यहाँ पे देखिए अनलाइक से शुरू हो रहा है, अनलाइक से शुरू हो रहा है। जो भी स्टेटमेंट सेम वर्डिंग से शुरू हो रहे हैं उनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होता है, एक इनकरेक्ट होता है, तो दोनों तो साथ में नहीं आ सकते। तो 2 और 3 जहां पे भी है काट डालो, यहाँ पे है 2 2 3 2 3 काट डालो, हो गया 50-50। ये देखो 50-50 हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब देखो ये दोनों तो चले गए, तो 1 तो करेक्ट आ ही गया डायरेक्टली। अब मैं आपको एक बताऊँ, इन दोनों में से जो बड़ी स्टेटमेंट है ना उसको बार बार पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अरे ये कैसे पता है, मतलब ये क्या होता है ना, सेंट मार्किंग मतलब सुसु कर देना और उसके बेसिस पे उनकी टेरिटरी मार्क कर देते हैं। अब वो सुसु करे, वो टेरिटरी मार्क करे या क्या करे, आपको कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, ठीक है। और ये देखो, ये मेरा ऐसे सही हुआ था ना कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर। ये इसके ना रील्स वायरल हो रहे थे, चीता है ना वो कैट की तरह चिल्ला रहे थे, म्याओ म्याओ वगैरह, तो ये उनका बहुत ट्रोलिंग हुआ था चीतास का। तो ऐसा होता है ये। तो बिग स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद सेम वर्ड्स, ये दोनों लॉजिक्स याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट है। देखो देखते हैं क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स? ओके, फर्स्ट, it is a platform for accelerating transition towards food and water systems that are net zero carbon, nature positive, and that aims to increase farmers resilience. Okay, it is an international alliance and a network of individuals and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of organic animal husbandry. Okay, it is a digital platform fully, okay, integrated with service providers and built on blockchain that lets buyers, sellers, and third parties trade fertilizers quickly and securely. इतने अटेंशन सीकिंग और एक्सट्रीम वर्ड्स दिए गए इस क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, इनको इनकरेक्ट मार्क कर दो। It is a platform with the mission of encouraging farmers to form farmer producer organizations or agribusiness consortiums, thus facilitating the access to global open markets to sell their products. अब आपने ध्यान दिया होगा तो सेम वर्डिंग से स्टार्ट हो रही, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म, दोनों में से एक सही होगा एक गलत होगा। 50-50 तक आप पहुंच गए। इस स्टेटमेंट को छोड़ देते क्योंकि ये पता भी नहीं था, लेकिन लॉजिक अगर कुछ भी नहीं पता चलना और हमें लॉजिक अप्लाई करना है तो चले जाइए। ये तो हमने इसे भी एक्सट्रीम है, ATS, तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड नहीं है ये अटेंशन सीकिंग वर्ड्स है। स्टार्ट विथ सेम वर्डिंग, वन ऑफ देम इज करेक्ट, वन ऑफ। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एम्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स जहाँ पे भी दिए जाते हैं वो सही होते हैं, ये सही होते हैं। एम्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स लिख लीजिए, एम्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स सही होते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबो आर कंसिडर्ड? कौन कंसिडर्ड कर रहा है क्या पता, यूपीएससी की तरफ से कौन कंसिडर कर रहा है ये? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। अब आप देखिए, कंसिडर्ड को ही तो कंसिडर करता होगा ना। बैटरी स्टोरेज हम घर पे भी यूज कर सकते हैं तो डिसेंट्रलाइज है। बायोमास जनरेटर्स घर पे भी यूज करते हैं, जब लोकल लेवल पे यूज कर रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं ना सेंट्रलाइज्ड। हब एंड स्पोक मॉडल तो थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। फिर बायोमास तो हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, बैटरी स्टोरेज, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, ये तो घर पे भी हमारे घर के ऊपर रहता है ना। और फोर, अब देखिए दूसरी एक लॉजिक यहाँ पे ये है कि
अगर इसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में भी है ना तो भी ये करेक्ट हो जाते हैं। अब देखो बैटरी स्टोरेज आज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स नहीं है, सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्स ऐसा बोलते हैं, लेकिन कल किसी ने इनोवेशन ला दिया और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बना दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर सही हो जाएगा ना, सॉरी, और एग्जामिनर नहीं आंसर दिया तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना, ये भी सही था। तो ऐसा हर स्टेटमेंट में अप्लाई होता है, अगर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो तो भी ये सही हो जाती है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था, ये बेसिक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लॉजिक्स अप्लाई होते नहीं। आगे देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। मैंने बोला था ना थीम, स्पीसीज इन द न्यूज, एनिमल बिहेवियर, बर्ड बिहेवियर, इंसेक्ट बिहेवियर, जो भी है यहाँ पे आप ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एनिमल बिहेवियर लिखा है। पॉइजनस स्पीसीज, अब देखो बटरफ्लाइज की मिलियंस ऑफ स्पीसीज होगी, फिश फ्रॉक्स का भी सेम ही होगा, तो इनमें से अगर एक स्पीसीज भी पॉइजनस निकली ना तो ऑल थ्री, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है पॉइजनस निकलने की, तो ठीक है ना, फिर ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव चूज करना है, AOTA मतलब ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे भी वही लिखा है, इवन वन स्पीसीज इन मिलियन कैन मेक स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, क्या है ये नॉलेज का क्वेश्चन था। ओके, PYQ भी था, ये कब रिपीट हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन ये PYQ ये पूछा गया है पहले। ओके, और ये पता होगा आपको, पुष्पा देखिए ना आप सब लोगों ने, इसमें यही है वो, इसकी स्मगलिंग करता हूँ। ओके, रेड सेंटर्स ये पता होगा, लेकिन ये दोनों है ना ऊपर के टफ थे, ये एनसीईआरटी में दिए गए ये, और इसका है, इसका आंसर था स्पीसीज नेटिव और एंडेमिक टू इंडिया। ये यूपीएससी की एक थीम है जो रिपीट हो रहा है हर एक साल 2 साल में, तो ये भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, आरटीजीज आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स, ये जो वर्ड है ना वो रिप्लेसेबल वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल को फ्यूजन को फ्यूजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जहां भी ऐसा चांस दिख जाए और आपको पता नहीं है ये सही है या गलत है तो उसको गलत मार्क कर दो। वर्ड सब्सटीट्यूशन की ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होती है, फ्यूजन वर्ड यहाँ पे आ सकता है, थर्मल वर्ड यहाँ पे आ सकता है। ओके, देखते हैं आगे, आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। अब मैंने आपको अभी बोला यहाँ पे कि अगर फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी है कि ये यूज हो सकता है, और यूज हो सकता है, जहां पे भी पॉसिबिलिटी दिख जाए ना उसको करेक्ट कर दो, और जहां पे तो कैन का वर्ड का यूज हो सकता है ना वहां पे तो फिर आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट कितनी पॉजिटिव साउंडिंग है, मतलब वेपन्स का जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना उनको यूज करेंगे एज अ फ्यूल, क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट देती है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट देती है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, कैन भी लिखा है तो करेक्ट हो जाएगा, और इसकी पॉसिबिलिटी है तो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर बी था, यहाँ पे मैंने गलत मार्क कर दिया है, बी था इसका आंसर। ओके, आगे देखते हैं, जायंट स्टार्स लाइव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। यहाँ पे देखिए जायंट स्टार्स, डॉर्फ स्टार्स, डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स, यहाँ पे कंपैरिजन की बात चल रही है, और जहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है दो स्टेटमेंट में तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट सही होती है, एक स्टेटमेंट गलत होती है। यहाँ पे भी देखिए एक स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों तो चले गए, क्योंकि यहाँ पे बोला है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, यहाँ पे भी सेम है, तो ये दोनों चले गए। 50-50 तक तो हम वैसे भी पहुंच गए थे, लेकिन अभी उसके आगे भी है, जायंट स्टार्स लाइव मच लॉन्गर। अब देखो ये ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, जायंट स्टार्स लाइव लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, लेकिन क्या बोला मच लॉन्गर, ये अटेंशन सीकिंग हो गया या एक्सट्रीम हो गया, और एक्सट्रीम वर्ड्स जिस स्टेटमेंट में आते हैं वो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा आंसर आ गया। स्पेस रिलेटेड बॉडीज, कंसेप्ट, मिशंस, ये यूपीएससी पूछती रहती है, अगर आपको ऐसा कोई दिख जाए तो आप प्रिपेयर कर सकते हो न्यूज में। ओके, ये क्वेश्चन नॉलेज का था, यहाँ पे कोई ट्रिक अप्लाई होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इन पहले देखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। ओके, इन हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज्ड। मैंने आपको पहले भी बोला अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, रडार्स का यूज है। अब देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। अब देखो एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स, ये कितने हाई सिक्योरिटीज एरिया है, यहाँ से आप अगर स्मगलिंग करना शुरू कर दो वो भी नार्कोटिक्स की, तो कैसा होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो रडार का यूज होता होगा, सही हो गया।
इसमें तो ये दोनों तो पता ही हो गया आपके। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन इसमें भी यूज होता है। वो ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, वो कॉलर होती है ना टाइगर्स की वगैरह, यम स्ट्राइप्स। सही हो गया फिर ये तो। और ये भी है, अगर दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में इसका यूज हो रहा है ना रडार का, तो ये सही हो जाएगा। कहीं पे भी प्रेसिपिटेशन को मॉनिटर करने के लिए रडार्स का यूज हो रहा है तो सही हो जाएगा। सेम अप्लाइज इन स्टेटमेंट नंबर 3। इसका थीम है एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जब भी आप पढ़ोगे तो इस पे फोकस कर सकते हो। 35 नंबर का क्वेश्चन टफ था, यहाँ पे कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा था, ये हमारे रेफरेंस बुक से भी नहीं था। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो आप स्किप कर सकते हो, या यहाँ पे ये जो मैंने पैटर्न बोला था 2 आउट ऑफ 3 लगा सकते हो, लेकिन वो भी यहाँ पे गलत था, तो स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। पहले तो थीम बता देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको जहां भी दिख जाए उसके एप्लीकेशंस पढ़ना मत भूलिए। ओके, आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए। अब मैंने आपको इसके बारे में तो सिंपली बोला, एप्लीकेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव होते हैं, एक्सेप्ट बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजेल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। पहला है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स। हो सकता है फ्यूचर में, अब भी नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में होगा, कहीं ना कहीं पे तो होगा, पूरे वर्ल्ड में एक हॉस्पिटल में तो होता होगा। ओके, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेम अप्लाइज हियर। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, सेम अप्लाइज हियर। कहीं पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर आप नहीं कह सकते कि ये अप्लाई ही नहीं हो सकता और 100% श्योर है, तब भी इसको इनकरेक्ट मार्क कीजिए, नहीं तो इसको करेक्ट मार्क कीजिए। इसकी गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 वाज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ये PYQ भी था, इसमें लॉजिक्स अप्लाई होते नहीं है। इसका थीम है न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी का, उस पर यूपीएससी फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे टर्म्स पूछे जाते हैं, यहाँ पे टर्म पूछा गया है, यहाँ पे भी टर्म पूछा गया है। ये थीम होता है टर्म्स इन द न्यूज, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द न्यूज जो हमारी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसका वाइड एप्लीकेशन होता है, या ये बहुत ही इनोवेटिव होती है, या कुछ ना कुछ नया होया होता है। फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ नया सिस्टम आ गया, गवर्नेंस सिस्टम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये जो टर्म्स होते हैं वो यूपीएससी पूछता है, ये हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होती है वर्ड डिकोडिंग की, जो हमने स्पीसीज इन द न्यूज के क्वेश्चन में सिकाड़ा वगैरह वगैरह, जो हॉपर स्केटर वो थे ना, उसके नाम याद नहीं रहा, लेकिन वहां पे देखा, देखो अब भी ऊपर वहां भी वर्ड डिकोडिंग यूज किया था, यहाँ पे भी वर्ड डिकोडिंग यूज करेंगे। अब देखो 3 वर्ड से, पंप्ड, स्टोरेज, हाइड्रो पावर। इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स, यहाँ पे पंप्ड का हो रहा है, लेकिन स्टोरेज और हाइड्रो पावर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, यहाँ पे देखिए लिफ्ट इरिगेशन तक ठीक था, लेकिन सीरियल क्रॉप्स का क्या, इतना स्पेसिफिक क्यों कर दिया। आप हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते थे, आप मिलेट्स भी बोल सकते थे, लेकिन सीरियल से क्यों, जहाँ पे भी ऐसा स्पेसिफिक कर दिया है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ये एनर्जी हो गया, ये स्टोरेज हो गया, वर्ड्स मैच हो गया, करेक्ट हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है वहां पे आने का। क्या है ना, मतलब स्टोरेज, हाइड्रो पावर का क्या है, रेन वाटर, ये तो मतलब ठीक है ना, कंजर्वेशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन हाइड्रो पावर के हिसाब से नहीं है। और दूसरी एक ट्रिक यहाँ पे है, यल यल से शुरू हो रहा है, जो भी स्टेटमेंट सेम लेटर से शुरू हो रहे या सेम वर्ड से शुरू हो रही, या उन स्टेटमेंट में सेम वर्डिंग है, तो उन दोनों में से एक सही होता है। यहाँ पे भी देखो ये गलत है, ये सही है, और हमारा ऑप्शन सही है सी। ओके, ये थीम देख लिया हमने। यहाँ पे भी वर्ड डिकोडिंग का ही लॉजिक अप्लाई होगा। अब देखिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, मैंने एग्जाम में सिर्फ मेरा एक ही अप्रोच था, फिल्टर। मेम्ब्रेन देखिए मुझे आ गया याद, फिल्टर। मैं बोला यहाँ पे कहाँ पे फिल्टर यूज हो सकता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं पता था, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज में मुझे नहीं पता था, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मुझे ये देख क्या, मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, हो सकता है। और ये यूपीएससी का मतलब रेगुलर भी है, यूपीएससी ऐसे चीज़ों पे फोकस करती है जिसका सोशल रिलेवेंस बहुत हाई होना, वहाँ पे फोकस करती है। और मैंने बोला था ना वाटर रिलेटेड, वाटर पे यूपीएससी बहुत, यहाँ पे देखिए ये वाटर रिलेटेड है, ये भी वाटर रिलेटेड आ गया ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। 40 नंबर क्वेश्चन वॉज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होते नहीं है। टोटल फर्टिलेट, ये 41 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे अब देखता यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे लॉजिक नहीं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेम वर्डिंग है,
दोनों में से एक सही होना चाहिए था, ये गलत होना चाहिए, दोनों के दोनों भी गलत है, नहीं हुआ ना लॉजिक अपने। यूपीएससी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में लॉजिक्स का स्कोप घटा देती है, यहाँ पे भी सेम है, लॉजिक का स्कोप नहीं है, आंसर था डी। 42 नंबर का क्वेश्चन लॉजिक प्लस नॉलेज का क्वेश्चन था। यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट है वो हमारे रेफरेंस बुक से आई थी, बाकी के जो दो स्टेटमेंट थे वो हमारे रेफरेंस बुक के बाहर से थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए भी जहाँ पे आपको हाफ नॉलेज हो, एक स्टेटमेंट का नॉलेज हो, दो स्टेटमेंट का नॉलेज ना हो, तो वहाँ पे आप नॉलेज प्लस लॉजिक लगा सकते हो। नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी, यहाँ पे देखते हैं। In India, non-banking financial companies can access liquidity adjustment facilities (LAF) window of the Reserve Bank of India. No, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए अप्लाई होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नहीं। हाँ, ये थीम है, बैंकिंग एंड कैपिटल एंड मनी मार्केट। ये देखो, ये कैपिटल एंड मनी मार्केट का क्वेश्चन था, यहाँ पे भी कैपिटल एंड मनी मार्केट एंड बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है, यहाँ पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये गलत हो गया, हम तो ऐसे भी 50-50 तक पहुंच गया। अभी आगे देखते हैं। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कर सकते हैं भाई, क्या इशू है ना, पैसा आ रहा है भारत को, मतलब डेट मिल रहा है, वो इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या ही इशू हो सकता है, हम भी किसी और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे वो भी कर सकते हैं, हो गया ये सही। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट। अब देखो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या इशू है अगर वो सेपरेट प्लेटफॉर्म, और ये ऑटोनोमस बॉडी है, क्या इशू है फिर इसको, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है ना, इसको प्रॉब्लम क्या है, क्या लिखा है। मॉडर्न स्टेटमेंट में, जनरल स्टेटमेंट में, जहाँ पे भी जनरल स्टेटमेंट दिख जाए ना और आपको पता नहीं है ये सही करना है या गलत, मतलब सही है या गलत है, तो उसको सही पकड़ लेना, ये सही होता है, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे वो भी लॉजिक था, लेकिन ये हमें लास्ट अप्लाई करना है, ओके, ये लास्ट है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये क्वेश्चन का फिर से थीम है, कैपिटल एंड मनी मार्केट, अच्छे से पढ़ लो, इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी पढ़ लो, ओके। अब देखो, ये इंश्योरेंस कंपनीज, अरे ये पैसा फिर इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, तो ये क्वेश्चन नॉलेज का क्वेश्चन था वैसे, लॉजिक का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो तीसरा है ना, रिटेल इन्वेस्टर, ये पीवाई क्यों था, 2021 में ये आया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई वाज इन द न्यूज, ओके। तो ये सही हो गया, तो ये सही था, ये सही था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ थीसिस स्टेटमेंट इटसेल्फ कंटेन्स कैन वर्ड, वहाँ पे बाकी के जो नीचे ऑप्शन दिए गए थे वो करेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबोव के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ऑल ऑफ द अबोव ऑप्शन ही आंसर है। सो कैन वर्ड जहाँ पे भी आ गया थीसिस स्टेटमेंट में, नीचे के ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़िए, ओके। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नॉलेज का था। यहाँ पे देखिए, एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये है, ये मोटर व्हीकल नहीं है, करेंसी स्वैप है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी देखिए, नॉलेज का क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमिक के कंसेप्ट हैं आपके क्लियर होने चाहिए। आप मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लेंगे ना एनसीईआरटी, तो आपका बहुत सारे कंसेप्ट वही से क्लियर हो जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या बहुत ही मतलब स्पैरिंगली पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी आप अच्छे से पढ़ लो, ओके। विथ रेफरेंस टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मैंने आपको पेयर का एक लॉजिक बताया था, जहां पे भी 4 पेयर्स दिख जाए उसमें से 2 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं। क्या होता है ना, 2 जो गलत होते हैं ना उनको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे ये प्राइमरी है, वैसे तो ये टर्शरी नहीं है, ये सेकेंडरी भी नहीं है, प्राइमरी था, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। देखो, 2 रिप्लेस कर दिया, 2 फ्लिप कर दिया या इंटरचेंज कर दिया, और 2 सही दिए गए, 4 आउट ऑफ 2 करेक्ट। पेयर्स के क्वेश्चन में आपको अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो 2 आउट ऑफ 4 करेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। आज तक यूपीएससी ने एज ए फ्यूड स्टॉक, और ये जो है ये इस काम के लिए यूज किया जा सकता है ऐसा बोला है, वहां पे सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे भी वही होगा, सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। इसका लॉजिक ये है, सिंपल। अब देखो, यहाँ पे बोला है कैन बी, ये फ्यूचर में भी हो सकता है, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू में कितने रेसिड्यूज होंगे एग्रीकल्चर के, उसमें से एक तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए यूज हो सकता है। अगर एक की भी पॉसिबिलिटी है तो सही हो जाएगा, अगर एक की भी पॉसिबिलिटी है तो सही हो जाएगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, ओके। और मैंने अब भी बोला था यहाँ पे
When thesis statement itself contains can word, तो ऑल ऑफ द अबव की सर्टेनिटी बहुत हायर बन जाती है। यहाँ पे भी वही है, ऑल ऑफ द अबव की सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी और वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, 4 पेयर्स आ गए, इसमें से 2 सही है, 2 एक दूसरे के साथ इसे फ्लिप कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स प्लग, ये था फिक्स्ड कैपिटल और यान यूज बाय द व्यूअर ये था वर्किंग कैपिटल। 2 फ्लिप कर दिए गए हैं और 2 सही दिए गए हैं, 2 4 में से 2 करेक्ट। ओके, ये भी था बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, आगे का क्वेश्चन भी नॉलेज का क्वेश्चन था, इसका थीम था न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जहाँ पे भी ये थीसिस स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता है ना, वहाँ पे क्या है ना, आप एक ऑप्शन पढ़िए, इसको देखिए और इसको एलिमिनेट कर दीजिए, फिर से पढ़िए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, फिर से पढ़िए, इसको सही कर दीजिए, फिर से पढ़िए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इस ट्रिक के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल एटम्स। अब देखिए, ये डेटा एनालिटिक्स डेटा को एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे पैटर्न्स बनाता है। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा है नहीं, कट कर दो इसको। क्रिप्टोग्राफी या वो जो होता है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये अलग है। 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ यूजर्स, ये नहीं है। क्रिप्टोग्राफी अलग होता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होता है शायद, मुझे भी मतलब 100% श्योर नहीं है मैं इसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेटावर्स ये था न्यूज़ में। और सबसे बढ़िया लॉजिक मेरा बताऊं, मैंने क्या किया था, मेरा एक फ्रेंड है जो आईटी में काम करता है, उसने इस पे लैंड परचेस की है, एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल एटम्स। वर्चुअल लैंड परचेस किया उस बंदे ने, मुझे ये पता था कि मेटावर्स मतलब हमारा होता है यूनिवर्स, ये हो गया मेटावर्स, ये है फेसबुक का, तो सही हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज करना है ना हमें, टेक्निक 1 बाय 1 इलिमिनेट करते रहना है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप इलिमिनेट करोगे उतनी सर्टेनिटी आपको ज़्यादा। अगर आप एक भी इलिमिनेट कर देते ना, आपकी 33% सर्टेनिटी रहती। और हम देख लेते हैं, अगर आपने 3 क्वेश्चन इलिमिनेट किए, तो एक आपका सही हो गया, एक आपका सही हो गया, 2 आपके गलत हो गए, 2 मार्क्स यहाँ से आ गए, ये कट हो गए, तो आपका पॉजिटिव गेन कितना था, हो गया ना पॉजिटिव गेन। क्या चाहिए, बस हो गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो, एफ डी आई एफ आई आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या है। रूल्स और रूल इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज नो मिनिमम capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. अब देखो, सिंपली यहाँ पे क्या है, wholly owned banking subsidiaries in India, यहाँ पे भी सेम है, सेम वर्डिंग, 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। सो बहुत करेक्ट नहीं होंगे, बहुत इनकरेक्ट भी नहीं होंगे, दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा। 50-50 तक तो वैसे भी पहुंच गए हम, अब तो मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे देखिए, एक दूसरा लॉजिक यहाँ पे है पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट निगेटिव साउंड कर रही है क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। कुछ तो होगी, अगर वो परमिशन दे रहा है आरबीआई तो कुछ तो रखेगा ना वो, उसको भी छोड़िए, आगे देखते हैं। फॉर फुल्ली ओन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। अगर 50% इंडियन नेशनल्स नहीं होंगे और अगर फॉरेन नेशनल्स हो गए तो इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा, इंडियन सिटीजन के इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा। ये बैंकिंग तो पूरी की पूरी प्रॉफिट मोटिव पे चलेगी, और बैंकिंग इंडस्ट्री का मोटिव क्या है, लोगों को सर्व करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाके आना, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। नंबर तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं, लेकिन नंबर्स को देख लीजिए, आप पहले देख लीजिए, आपको पता है नहीं पता है क्या नहीं है। ओके, तो ये लॉजिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, नॉलेज को भूल जाइए, नॉलेज है नहीं है, अगर आपको नहीं बताना तो लॉजिक अप्लाई कीजिए और आपके क्वेश्चन सही कर दीजिए। CSR, ये क्वेश्चन नॉलेज का क्वेश्चन था, यहाँ पे लॉजिक्स अप्लाई नहीं होते। यहाँ भी देखा है, देखो, डो नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी, डू नॉट, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों सही है और दोनों के दोनों भी गलत है। ये आपको पता होगा, CSR will specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR। अगर CSR कंसिडर करते तो वहीं पे वो खर्चा करते हैं ना, तो उनके कंपनी को ही बेनिफिट होता, तो इसमें
देश का क्या भला होगा, तो गया स्टेटमेंट, सही हो गया ना फिर तो ये, और ये गलत हो गया। ये नॉलेज का क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे एक लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो मुझे याद आया, सी एस आर ओ सेम वर्डिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें से एक सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। 50-50 तक आप पहुंच गए, पहला सही था दूसरा गलत था, तो सेम वर्डिंग का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा।